हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में लास्ट टाइम हमने किया था वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड हम कर रहे थे कि जो प्रेशर वेपर्स के द्वारा एक्सर्ट होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, हाँ जी। तो हमारी बात हुई थी कि जो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी लिक्विड में ज़्यादा होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, लिक्विड की इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज, बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of the liquid, the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure, becomes equal to atmospheric pressure। हाँ जी, जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, मींस जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर मैं बोल सकता हूं कि वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या फिर एक्सटर्नल प्रेशर की। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है हर लिक्विड का अलग अलग होता है। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का माना जाता है वो एक फिक्स क्वांटिटी मानी जाती है। ठीक है, या कांस्टेंट क्वांटिटी मानी जाती है। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन नाम से ही क्लियर है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स। ठीक है, 1 मोल लिक्विड को उसके वेपर्स में चेंज करने के लिए जितनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 mole of liquid, 1 mole of liquid into its vapor at the boiling point, liquid into its vapors, into its vapors at the boiling point, at the its boiling point, इसके boiling point पे, क्योंकि हर लिक्विड का boiling point क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, is called heat of vaporization, is called heat of vaporization। उसको हम बोलेंगे heat of vaporization, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच वेपराइजेशन। ठीक है, डेल एच वेपराइजेशन। ठीक है, हाँ जी। जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी लिक्विड के बीच उतनी ज्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। तो मैं लिख सकता हूं ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर force of attraction
बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उसको उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा तोड़ना, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा मुझे हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं लिख सकता हूं जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ग्रेटर द हीट ऑफ वेपराइजेशन, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? हाँ जी, जैसे मैं बोल सकता हूं कि हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की ज्यादा होती है ईथर से। क्लियर है? हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की ज्यादा होती है ईथर से या फिर एसीटोन से। क्लियर है? क्योंकि वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट ईथर में क्या है, पोलैरिटी कम होता है, ठीक है। नॉन पोलर बिहेवियर ज्यादा होता है और पोलर बिहेवियर कम होता है। या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ईथर की या फिर एसीटोन की वीक होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन या फिर हम बोल सकते हैं टेंशन एट द सरफेस, या फिर बोल सकते हैं हम डिस्टरबेंस एट द सरफेस, ठीक है। टेंशन का मतलब क्या होता है, डिस्टरबेंस। किसी भी लिक्विड के सरफेस पर जो डिस्टरबेंस होती है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। मान लो हमारे पास कोई वेसल है और उसमें कोई लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट होगा। हाँ जी, अगर मैं लिक्विड के इंटीरियर में देखता हूं, बल्क में देखता हूं, लिक्विड के अंदर देखता हूं, हर एक मॉलिक्यूल लिक्विड का घिरा होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इज सराउंडेड बाय द अदर मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड, ठीक है। सभी चारों तरफ से घिरा होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हर डायरेक्शन में, उस मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बाय द अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हर डायरेक्शन में क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। क्लियर? हाँ जी, इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल इतना ही अट्रैक्ट करेगा जितना इस मॉलिक्यूल को इससे अपोजिट मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हर डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो इस मॉलिक्यूल की क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इंटीरियर में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है लिक्विड का, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होगी, इज जीरो। क्लियर है? नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कैंसल आउट हो रही है इससे अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रही है, ठीक है। और इसी तरह से हर डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। लेकिन अगर मैं सरफेस की बात करता हूं, अगर मैं सरफेस की बात करता हूं, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है केवल अंदर की तरफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो सरफेस के जो मॉलिक्यूल है इनको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है या इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है या फिर हम बोल सकते हैं इनवर्ड पुलिंग होती है, जो अंदर की तरफ ये खिंचाव होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये अपोजिट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, हालांकि इसमें बिल्कुल भी अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगी क्योंकि मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहेगी, टोटल इनवर्ड पुलिंग की वजह से अंदर की तरफ रहेगी, ठीक है। बाहर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इसको इनवर्ड पुलिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल,
इनवर्ड कूलिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल एट द सरफेस। क्लियर है? क्योंकि इसकी जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो रहा है, हर डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही है, केवल इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो इसका मतलब यहां पर टेंशन आ जाता है। ठीक है, ड्यू टू इनवर्ड कूलिंग जो इसका जो इसके जो पार्टिकल है, ठीक है, सरफेस पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्लियर है? होना चाहिए तो इनको इस तरह से था, लेकिन ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो जो ये स्पेस आ चुका है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टरबेंस बोलेंगे। ठीक है, मतलब यहां पर सरफेस पर क्या आ चुका है, डिस्टरबेंस हो चुका है। ठीक है, इंटीरियर में कोई डिस्टरबेंस नहीं था क्योंकि इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन ड्यू टू इनवर्ड कूलिंग सरफेस पर क्या आ गया है, डिस्टरबेंस आ गया, और इस डिस्टरबेंस को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर सरफेस टेंशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल ऑफ द सरफेस, द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल of the surface, right angle of the surface along 1 centimeter length of the surface is called, along 1 centimeter length, 1 centimeter length of the surface, length of the surface is called surface tension। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। ठीक है, राइट एंगल क्यों बोला, क्योंकि जो हमारे पास सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था इस तरह से, लेकिन जो इनवर्ड कूलिंग हो रही है या इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है वो इस तरह से हो रही है, और ये किस डायरेक्शन में है, सरफेस के राइट एंगल डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इसको द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल, राइट एंगल से एक्ट हो रही है फोर्स। ठीक है, राइट एंगल ऑफ द सरफेस अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस है, और कितने मीटर में या फिर कितने सेंटीमीटर में। ठीक है, 1 सेंटीमीटर अगर मैं लेंथ देता हूं, ठीक है, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे सरफेस टेंशन। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हम सरफेस टेंशन को समझ सकते हैं एक सोप फिल्म से, एक रेक्टेंगुलर सोप फिल्म से हम सरफेस टेंशन को समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सोप फिल्म है, एक रेक्टेंगुलर सोप फिल्म है ABCD। ठीक है, हाँ जी, हमें पता है जो ये CD सरफेस है इस पर डिस्टरबेंस एग्जिस्ट करती है ड्यू टू इनवर्ड कूलिंग। ठीक है, तो जो ये CD सरफेस है उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होगी लिक्विड के अंदर वो क्या होगी, इनवर्ड, थोड़ी सी इनवर्ड होगी, मींस अंदर की तरफ होगी। क्लियर है, और इसको मैं डिनोट कर सकता हूं EF से, EF से। ठीक है, होनी चाहिए इसकी पोजीशन यहां पर सरफेस पर, लेकिन ड्यू टू इनवर्ड कूलिंग यहां से क्या लग रहा है, इनवर्ड कूलिंग लग रही है। ठीक है, पार्टिकल्स की, तो एक्चुअल पोजीशन इसकी E to F होगी। ठीक है, तो इतना जो डिस्टरबेंस आया है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सरफेस टेंशन बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं सरफेस टेंशन से। नंबर फर्स्ट, स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप होती है या नॉर्मली ड्रॉप होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल शेप क्यों होती है उनकी, ड्यू टू सरफेस टेंशन। स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप्स, शेप ऑफ ड्रॉप्स, हाँ जी, जो ड्रॉप्स होती हैं वो मिनिमम सरफेस एरिया कैरी करती हैं। ठीक है, और मिनिमम सरफेस एरिया कैरी किस केस में कर सकता है, ओनली स्फेरिकल शेप में। ठीक है, और किस तरह से कर सकता है, क्योंकि
ड्यू टू इनवर्ड पुलिंग, ये सारा का सारा क्या है, सरफेस है, और इसके पास क्या होगी, इनवर्ड पुलिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इनवर्ड पुलिंग की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अंदर की तरफ होगी और इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है। और इसीलिए जो शेप होगी किसकी, ड्रॉप्स की, वो क्या होगी, स्फेरिकल होगी ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लिक्विड ऑफ इट्स सरफेस, लिक्विड का क्या इफेक्ट पड़ेगा सरफेस टेंशन के लिए। हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर विल बी द सरफेस टेंशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ लिक्विड, इफेक्ट ऑफ लिक्विड, जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी लिक्विड के अंदर उतना ही ज्यादा सरफेस टेंशन होगा। ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर विल बी द सरफेस टेंशन, ठीक है। उतना ही ज्यादा क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा। ग्रेटर विल बी द सरफेस टेंशन, ठीक है, उतना ही ज्यादा सरफेस टेंशन होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस टेंशन का टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ेगा। सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, ठीक है। क्यों, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस। क्लियर है। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट बढ़ जाती है उनकी। और अगर वो एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इंटरमोलिकुलर, क्योंकि एक दूसरे से दूर भागते हैं वो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीजेस, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाती है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं लेसर विल बी द सरफेस टेंशन। तो मैंने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है बहुत जल्दी मूव करने लग जाएंगे, ठीक है, बहुत तेज मूव करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता है फ्लो ऑफ लिक्विड, कि एक लिक्विड कितना फ्लो कर सकता है, द इंटरनल फ्लो ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होगा द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो possessed by a liquid, the internal resistant to flow possessed by the liquid, यहां पर हम रेजिस्टेंस को बोल सकते हैं रोकना, प्रिवेंट करना, कि जो लिक्विड के फ्लो को कितना ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है, कम कर सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। कि कोई भी लिक्विड जितना ज्यादा विस्कस होगा उसकी जो फ्लूइडिटी है उतनी ही ज्यादा कम होगी, ठीक है। जैसे हनी है हमारे पास, शहद होता है, वो ज्यादा विस्कस होता है,
वो ज्यादा विस्कस होता है एज कंपेयर टू ऑयल, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑयल। ये कम विस्कस होता है। ये ज्यादा विस्कस क्यों, या फिर मैं बोल सकता हूं इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है क्योंकि इसका जो फ्लो है, इस लिक्विड का जो फ्लो है उसका रेजिस्टेंट, उसकी रोकथाम क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये जल्दी फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा विस्कस है। ये जल्दी फ्लो कर सकता है इसलिए कम विस्कस है। क्लियर है। और ये विस्कोसिटी डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर ये डिपेंड करेगी। जिस लिक्विड के पास जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतना ही ज्यादा विस्कस होगा, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, अट्रैक्ट करके रखेंगे, जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं कर पाएगा। और अगर पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन नहीं होगी, वो दूर दूर भागेंगे तो वो जल्दी फ्लो कर देगा और वो कम विस्कस होगा। तो मैं लिख सकता हूं ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर द विस्कोसिटी, हायर द विस्कोसिटी, क्योंकि वो अगर अट्रैक्ट रहे, इकट्ठे रहे तो उनका फ्लो नहीं हो सकता। क्लियर है। अगर उनके बीच अट्रैक्शन कम रही तो उनका फ्लो हो सकता है, ठीक है, वो कम विस्कस होंगे। क्लियर है। हाँ जी, विस्कोसिटी को हम समझ सकते हैं। एक नैरो ट्यूब हम ले लेते हैं, नैरो ट्यूब ले लेते हैं। हाँ जी, हम देखते हैं कि अगर मैं सरफेस, अगर मैं कोई भी लिक्विड अगर मैं सरफेस से इस पे फ्लो करवाता हूं तो उसकी जो फ्लूइडिटी होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। अगर मैंने नैरो ट्यूब पर कोई लिक्विड डाल दिया, ठीक है, तो उसकी जो फ्लूइडिटी होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी, उसकी वेलोसिटी होगी फ्लो करने की वो बहुत ज्यादा कम होगी, क्योंकि सरफेस पर फ्रिक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। वो सरफेस के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करती है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे या जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाएंगे, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होती चली जाएगी। क्लियर है। क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो कम होता चला जाएगा। क्लियर है। जो सरफेस है ट्यूब का वो उसको फ्रिक्शन क्रिएट करवा रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, ठीक है। हाँ जी, और फिर हमने देखा कि सेंटर पर जाकर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं ट्यूब में कोई ड्रॉप डालता हूं सेंटर में तो वो बहुत जल्दी फ्लो कर जाती है, और अगर मैं उसकी वॉल्स पे डालता हूं, ट्यूब की वॉल्स पे डालता हूं तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी फ्लो करने में, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है वॉल्स ऑफ द ट्यूब पर। क्लियर है। हाँ जी, और इस टाइप की जो वेलोसिटी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनार वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं ल्यूमिनार वेलोसिटी, ठीक है। हाँ जी, या लेमिनार फ्लो हम बोल सकते हैं, इस टाइप की फ्लो को हम लेमिनार फ्लो बोल सकते हैं। हाँ जी, तो हम विस्कोसिटी को समझ सकते हैं लेयर्स की फॉर्म में भी, ठीक है, डिराइव कर सकते हैं लेयर्स की फॉर्म में भी। जैसे हमारे पास एक शीट है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, शीट्स है, ठीक है, इस पे से हमें फ्लो करवानी है और ये लेयर की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक के ऊपर एक रखी हुई है शीट्स, a स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ये थर्ड लेयर है, शीट की थर्ड लेयर है, a स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। जब भी मैं किसी लिक्विड को इस पे से फ्लो करवाता हूं, ठीक है, क्योंकि लिक्विड को मुझे इस पे डालना पड़ेगा तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, ठीक है, कोई ना कोई फ्रिक्शन क्रिएट होता, तो मैं मान लेता हूं कंसीडर F इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, F इज द
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द लेयर्स ऑफ शीट्स, बिटवीन द लेयर्स। F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो शीट्स ली है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। हाँ जी, और ये जो शीट्स है इनके बीच जो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है dx। dx इज द डिस्टेंस बिटवीन द शीट्स, dx डिस्टेंस है बिटवीन द शीट्स, और dv वेलोसिटी है, ठीक है, जिससे कि कोई लिक्विड इसमें से फ्लो करता है, ठीक है। dv वेलोसिटी क्लियर है, ऑफ द लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, वेलोसिटी है लिक्विड के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू dv बाय dx, ठीक है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू dv बाय dx। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं तो F इक्वल टू ईटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ईटा A इंटू dv बाय dx, ठीक है। और ईटा को मैं बोल सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्लियर है। हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? अगर हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी शीट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो, dv इक्वल टू भी क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो पर सेकेंड, क्लियर है। और जो डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल आ जाता है किसके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए वेलोसिटी डिफरेंस। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी is defined as the force of friction required to maintain a velocity difference of 1 centimeter per second between two parallel layers having distance 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। दो पैरेलल लेयर है जिनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो और वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो उनका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसके इक्वल क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा होगा, क्लियर है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।